नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। वीकली करंट अफेयर सीरीज जिसमें हर एक दिन एक नए सब्जेक्ट के करंट अफेयर को हम पढ़ते हैं, ये बहुत जोर शोर से चल रही है। आप में से बहुत सारे लोग इसको देख भी रहे हैं। जो देख रहे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन वीडियोज़ को शेयर भी कर दें। इसके साथ अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं या फिर आपका कोई फीडबैक है तो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं। इफ़ यू वांट द कंटेंट इन हिंदी ऑल्सो प्लीज़ शेयर योर फीडबैक। मैं देखती हूँ कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है। आज का जो हमारा वीडियो है वो है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से संबंधित। पिछले हफ्ते इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक न्यूज़ में थे उनको जो है हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। इस हफ्ते के बाकी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, प्लेलिस्ट पर है, आप वहां से देख सकते हैं। आइए देखते हैं आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है नेशनल एवीजीसी एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन। तो देखिए, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये एवीजीसी जो एक्सटेंडेड रियलिटी मिशन है ये क्या है। फिर हमें इसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि न्यूज़ में क्यों था। तो आपको पता चलेगा कि दरअसल गवर्नमेंट की तरफ से इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया था। नाउ उस टास्क फोर्स की तरफ से जो है रिकमेंडेशन दे दी गई है। तो एवीजीसी सेक्टर इंडिया में अच्छा काम कर रहा है, इस बात को लेकर भी गवर्नमेंट ने डाटा दिखाया है। तो इन सारे ही पॉइंट्स पर हम जो है इस वाले टॉपिक के तहत अपना मुद्दा देखेंगे। सेकंड जो हमारा टॉपिक है दैट इज नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी। तो नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी पर भी सरकार बहुत सारी जो है रिकमेंडेशन लेकर आई है ताकि जो इंडिया का रिटेल सेक्टर है उसको और ज़्यादा बाउंस जो है किया जा सके। देखिए, रिटेल सेक्टर जो है इंडिया की इकोनॉमी की आप बैकबोन कह सकते हैं। अभी भी बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं आप कह सकते हैं ऑफलाइन रिटेल शॉपिंग करने के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि अवेलेबल हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि डाटा ये दिखाता है, करेक्ट है। तो इस पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। देन ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई। तो अभी एक आर्टिकल आया था न्यूज़पेपर में जिसमें ये बताया गया था कि इंडिया ने ये जो ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो इट इज़ अ वेरी वेलकमिंग स्टेप और इससे फाइनली इंडिया के एक्सपोर्ट सेक्टर में बूस्ट देखने को मिलेगा और जिससे बाद में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड आपका फॉरेक्स रिजर्व एंड आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन सब के अंदर बढ़त देखने को मिलेगी। इसको समझेंगे। दोनों ही कंट्रीज के साथ हमारा जो ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसको माफ़ कीजिएगा, स्पेसिफिकली अलग अलग देखेंगे। फिर यहाँ पे देखिए वी शेप्ड रिकवरी, ये न्यूज़ में था। कोविड के टाइम पे वी शेप्ड रिकवरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। तो वी शेप्ड रिकवरी होती क्या है ये तो देखना ही है। अदर शेप जो रिकवरीज की होती हैं उनके बेस पे उनके जो नाम है और किस जो है आप कह सकते हैं कंडीशंस पे उनको डिफाइन किया जाता है उसको हम इस टॉपिक के तहत देखेंगे। देन लास्ट हमारा है 26 फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। तो देखिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, इस बार जो रिलीज की गई थी उसकी क्या रिकमेंडेशन थी, यहाँ से जो है आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है। एक बार जब आप ये वीडियो सुन लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे, तो लास्ट में आपसे 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने पूछे हुए एमसीक्यू के, तो उनको भी आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले टॉपिक के साथ। यहाँ पर देखिए क्या न्यूज़ में था, एवीजीसी टास्क फोर्स कॉल्स फॉर अ नेशनल मिशन विद बजटरी आउटले, यानी कि टास्क फोर्स जो है उसको यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूट किया गया था ना, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दे दी है। तो ये एवीजीसी क्या है, तो इस वाली पिक्चर से थोड़ा सा आप समझिए। आपका एनिमेशन, विजुअल कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, 3D मूवी मेकिंग, ये सारा वीएफएक्स वगैरह ये सब आपका इसके अंदर आ जाता है। इट्स अ वेरी वेरी ब्रॉड कैटेगरी, राइट। तो आपका एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक, ये सब जो है एवीजीसी के अंदर आता है। इसकी जो टास्क फोर्स थी उन्होंने भी क्या है, हमें इसके लिए एक क्या है मिशन लेके आने की जरूरत है। क्यों मिशन लेके आने की जरूरत है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा एरिया है ये क्रिएट इन इंडिया, जस्ट लेट मी सेलेक्ट द पेन, जो क्रिएट इन इंडिया है उसके लिए टॉर्च बियरर का काम करेगा और एक ब्रांड इंडिया जो है हमारा यहाँ पे डेवलप होगा। क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने बोला है कि 2025 तक जितना भी ग्लोबल मार्केट है इस एरिया के अंदर एवीजीसी के अंदर उसका 5% जो है, या फिर आप मान के चलिए ऑलमोस्ट जो है आपका $40 बिलियन भारत कैप्चर कर सकता है। इसी के साथ ही अगर एनुअल ग्रोथ 25 से 30% जैसे प्रिडिक्ट की गई है वैसी रहती है तो करीब 1,60,000 नए जॉब भी यहाँ पर एनुअली जो है क्रिएट हो सकते हैं। तो देखिए इतना महत्वपूर्ण एक क्षेत्र है
जिसमें टेक्नोलॉजी रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इन्वॉल्व रहती हैं, अगर हम इस तरह के सेक्टर्स पे काम करेंगे तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट जो है अदर सेक्टर्स पे भी होगा। इंडिया एक कंटेंट क्रिएशन का हब बन सकता है। कल को हम इन बेसिकली टेक्नोलॉजीज़ के बेस पे फर्दर और चीज़ें भी कर सकते हैं, इसीलिए ये जो है इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखिए, जब बजट आया था उस बजट में ही बोला गया था कि एवीजीसी यानी कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक टास्क फोर्स का जो है एक गठन किया जाएगा, जिसका इम्प्रूव होगा, जिसका एम होगा एवीजीसी के एरिया के अंदर क्या प्रमोशंस वगैरह करने, इसके बारे में बताना, ताकि जो यूथ है उसको इस विजुअल और एनिमेशन सेक्टर में क्या है एम्प्लॉय किया जा सके, और जो मार्केट है, ग्लोबल डिमांड है, उसको जो है इंडिया पूरा करे, और हैशटैग आत्मनिर्भर भारत का हमारा जो सपना है उसको हम पूरा कर सके। राइट, तो आइए अब यहाँ पे हम जो है कुछ रिकमेंडेशन, तो सबसे पहले तो देखिए बजटरी एलोकेशन के लिए रिकमेंड किया गया है, ठीक है, ताकि इस सेक्टर में जो है ग्रोथ हो सके। दूसरा क्या कहा है, क्रिएट इन इंडिया कैंपेन पे जो है हमें फोकस करना चाहिए, ताकि इस ईवीजीसी प्लेटफॉर्म का पूरा कंटेंट क्रिएट हो और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है हमारी कंट्री पे अट्रैक्ट होकर आए। फिर उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली हमें एवीजीसी एक्सीलरेटर्स एंड इनोवेशन हब्स जो हैं एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी इस्टेब्लिश करने चाहिए। जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, वहाँ पे भी हमें इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, ताकि यूथ के अंदर एक अवेयरनेस हो कि अगर आपका इंटरेस्ट है इस सेक्टर में तो आप यहाँ पे जो है बेसिकली अपने करियर भी बना सकते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। इसके अलावा देखेंगे कि जो एमएसएमईज हैं, ठीक है, उनके लिए भी कुछ सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्राइसिंग मॉडल्स पे काम करने की ज़रूरत है, ताकि एमएसएमईज को भी फाइनली क्या है यहाँ पे हेल्प हो। राइट, ये देखिए एक सिंबॉलिक पिक्चर आप देख सकते हैं, अगर एवीजीसी को याद रखना है कि ये क्या है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है स्कीम्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन के जरिए, यानी कि अपनी खुद की स्वदेशी तकनीक हमें बनानी है, और स्पेशल इंसेंटिव्स देने की ज़रूरत है वुमेंस को, और खासकर जो लोकल चिल्ड्रंस वाले चैनल्स हैं उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। बट इन सारी चीज़ों के बीच में ये भी ध्यान रखना है कि जो चिल्ड्रन राइट्स हैं उनका भी जो है प्रोटेक्शन हो सके। देखिए डिजिटल वर्ल्ड में कंटेंट क्रिएशन होना तो बहुत अच्छी बात है, बट समटाइम्स उस कंटेंट पर एक आप कह सकते हैं रेगुलेशन ना होने की वजह से हार्मफुल कंटेंट भी क्रिएट होता है। राइट, तो टास्क फोर्स ने ये भी कहा है कि चिल्ड्रन के राइट्स को लेकर एक प्रोटेक्शन वाले मेजर्स को भी ध्यान में रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें पता चल गया एवीजी सेक्टर क्या है, हमें ये पता चल गया डाटा क्या है, किस तरीके से इंडिया जो है इसमें अच्छा कर रहा है और कर सकता है, और हमें ये पता चल गया कि टास्क फोर्स ने क्या रिकमेंडेशन दी है। ये टॉपिक आपके मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब एवीजी सेक्टर के बारे में थोड़ा और देखते हैं। तो इस सेक्टर में गेमिंग इंडस्ट्री देखिए आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा फल फूल रही है। एवरीवन देखेंगे आप जो है किसी न किसी गेम का फ़ैन होता है। पिछले 7 सालों में देखिए तो एक हैवी ग्रोथ यहाँ पे देखी गई है, और ये जो टास्क फोर्स थी ये भी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के तहत जो है गठित की गई थी। ठीक है, तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का कहना ये है कि इंडिया का एक पोटेंशियल है कि वो ग्लोबल मार्केट का 5% कैप्चर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इससे एक एनुअल ग्रोथ होगी करीब 25 से 30% की, और साथ में 1,60,000 से ज़्यादा नई नौकरियां यहाँ से बनेगी। अभी हम बात करें तो भारत में करीब 1.85 लाख ईवीजीसी जो प्रोफेशनल्स हैं वो काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में इसमें 14 से 16% की ग्रोथ देखी जाएगी। राइट है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि जब नई चीज़ें कुछ न्यूज़ में आती हैं तो उन पर क्वेश्चन बनने की संभावना काफ़ी रहती है। अब हम चलते हैं अपनी सेकेंड टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ इट? नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी। तो यहाँ पे देखिए न्यूज़ में आया क्या था कि जो DPIIT है उन्होंने एक्चुअली मिनिस्ट्रीज़ के पास अपना जो है एक नेशनल रिटेल ट्रेड पॉलिसी का ड्राफ्ट है वो भेजा है, ताकि सारे मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन करके फाइनली जो है एक आप निकाल सकते हैं पॉलिसी को। तो यहाँ पे देखिए DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है 16 डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज़ के पास ये ड्राफ्ट जो है भेजा गया है ताकि उनके व्यूज़ इस पे लिए जा सके। इससे क्या होगा, देखो ये जो रिटेल सेक्टर है ना इसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। रिटेल सेक्टर क्या है, देखिए ये जो आप पिक्चर्स देख पा रहे हो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ रिटेल मार्केट। इंडिया के अंदर अगर रिटेल मार्केट का एक डाटा देखा जाए तो यहाँ पे देखिए 2019 में जहाँ ये बेसिकली यहाँ पे था, अभी आप देखेंगे इसमें कितनी ज़्यादा एक ग्रोथ जो है
है दिखाई देगी, करीब 9% की ग्रोथ से ये बढ़ रहा है। तो 20 में ये 26 एंड देन उसके बाद 2030 इसमें फूड एंड ग्रोसरी सबसे ज़्यादा है, देन लाइफस्टाइल वाले आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है। आप देखेंगे कि धीरे धीरे लाइफस्टाइल पर भी रिटेल सेक्टर बढ़ता जा रहा है, यानी कि जैसे जैसे इंडियंस की इनकम ज़्यादा हो रही है उसी के अकॉर्डिंगली हम लाइफस्टाइल वाली चीज़ों पे भी परचेजिंग पावर जो है अपनी यूज़ कर रहे हैं, हम चीज़ें खरीद रहे हैं। और क्योंकि कंज्यूमर चीज़ें खरीद रहा है तो रिटेल सेक्टर में आपको एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो पता चला क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके लिए एक पॉलिसी लेके आनी ज़रूरी है। अब देखिए, जो डिपार्टमेंटल स्टोर होते हैं, बुक स्टोर होते हैं, ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं, बाकी जो भी कोई नई चीज़ें पुरानी चीज़ों को खरीदते या बेचते हैं, है ना, पब्लिक पर्सनल्स या हाउस होल्ड यूज़ के लिए, वो रिटेल सेक्टर है, रिटेल मार्केट है। सीधी सी बात है, तो आसान है। ये इंपॉर्टेंट देखो, भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा ग्लोबल डेस्टिनेशन है रिटेल स्पेस के लिए। तो कल को अगर हम यहाँ पे अच्छी पॉलिसीज़ वगैरह लेके आएंगे तो जो एफडीआई वगैरह है वो भी हम यहाँ पे अट्रैक्ट कर पाएंगे। और क्योंकि जो रिटेल सेक्टर है उसमें बहुत सारे एमएसएमईज वगैरह भी जो है आप कह सकते हैं अपना बिजनेस पाते हैं, तो उनको भी फाइनली फ़ायदा मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, ये जो पॉलिसी है इसको डीपीआईआईटी के द्वारा बनाया गया है ताकि डोमेस्टिक ट्रेड में जो है ग्रोथ को प्रमोट किया जा सके। इसके अलावा कुछ स्ट्रैटेजीज को यहाँ पे फॉर्मुलेट किया जा रहा है ताकि ग्लोबली कॉम्पिटिटिव और एक सस्टेनेबल इन्वायरमेंट जो है हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्टर में बना सके। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इजी एंड क्विक एक्सेस हो अफोर्डेबल क्रेडिट की, जो लोग रिटेल मार्केट में हैं उनको लोन वगैरह आसानी से मिल पाए। ठीक है, उसके अलावा हमें इसका मॉडर्नाइजेशन करना है, डिजिटाइजेशन करना है। जैसे यूपीआई की वजह से कितना आसान हो गया चीज़ों को खरीदना, है ना, तो इस तरीके से और सारी चीज़ें। ठीक है, टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक का सपोर्ट जो है हमें देना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन चेन में बनाने की ज़रूरत है। भाई फैक्ट्री से गया होलसेल में, होलसेल से गया रिटेल दुकान पे, और रिटेल शॉप से आया आपके यहाँ पे, तो ये पूरी जो चेन है इसमें एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है होना चाहिए। फिर स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ठीक है, ताकि लेबर्स की प्रोडक्टिविटी यहाँ पे बढ़े। और एक देखिए यहाँ पर एक ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाने की भी ज़रूरत है ताकि अगर कल को कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो उनके सॉल्यूशंस पर जो है बातचीत की जा सके। राइट है, जनरल टाइप की कुछ रिकमेंडेशन है, कुछ स्पेसिफिक्स हैं, एक बार समझ ली, अच्छे से याद हो गई, इतने से क्वेश्चन बन जाएगा। अब मान लीजिए मीन्स में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि इंडिया का रिटेल सेक्टर इतना बड़ा है, राइट, हमारा इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है, तो किस तरह की पॉलिसीज़ हमें बनानी चाहिए या पॉलिसी में क्या होना चाहिए क्या नहीं है, तो इस तरह के डायग्राम आप ड्रॉ कर सकते हो। और डायग्राम के जितने भी पिलर हैं, देखिए, टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स को ब्रिज करना है, लेबर पार्टिसिपेशन प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, कैपिटल पे जो एक्सेस है उसको इम्प्रूव करना है, स्ट्रीमलाइन करना है अप्रूवल, और जो हमारा कंप्लायंस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, तो कंप्लायंस मैकेनिज्म वगैरह को इम्प्रूव करने से अच्छी तरीके से सारी चीज़ें अगर आप करोगे तो आपका फाइनली क्या रिजल्ट देखने को मिलेगा। करेक्ट है, वेरी सिंपल। तो इस तरह के डायग्राम्स आप जो है अपने मीन्स में, खासकर जब आपका जीएस पेपर 3 की बात आती है वहाँ पर जो है यूज़ कर सकते हैं। राइट, चलिए, क्लियर हो गया। थर्ड टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखिए, न्यूज़ क्या था, एक आर्टिकल था, ट्रेड एग्रीमेंट विद ऑस्ट्रेलिया यूएई टू हेल्प बूस्ट एक्सपोर्ट सेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। तो जो हमारी ईपीसी यानी कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसने प्रेस किया है कि ये जो हम एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं ना, अल्टीमेटली इससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखोगे आप कि दरअसल इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो बूस्ट होगा, और जो अलग अलग कंट्रीज़ की मार्केट हैं वहाँ पर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रेफरेंशियल एक्सेस मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। तो देखो, दो मेन मेजरली इंपॉर्टेंट हमने एग्रीमेंट साइन किया है, इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, और दूसरा इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। करेक्ट है, ये जो है बेसिकली दिसंबर 29 से फोर्स में आ रहा है, ये इफेक्टिव हो चुका है आपका मई 2022 से। करेक्ट है, आप यहाँ पे पिक्चर्स भी देख सकते हो। अब एक एक करके दोनों एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने जो साइन किया है उसका क्या एडवांटेज है या क्या सिग्निफिकेंट है। देखो, माना जा रहा है इंडिया के अंदर 10 लाख जॉब इसकी वजह से क्रिएट होंगी, और जो इंडिया का एक मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है
वो ऑस्ट्रेलिया को 10 बिलियन तक बढ़ जाएगा, रेज हो जाएगा। ठीक है, फिर करीब जो हमारी टैरिफ लाइंस हैं, ठीक है, 100% टैरिफ लाइंस पर हमें ज़ीरो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। और साथ में जो स्टील और एल्युमिनियम का सेक्टर है उसके लिए चीपर रॉ मटेरियल हमें मिलेगा। बायलैटरल ट्रेड की बात करें तो आने वाले 5 सालों में 40 से 50 बिलियन तक जो है बढ़ सकता है वॉल्यूम के मामले में। ठीक है, देखिए इंडिया को क्या मिलेगा, जो इंडिया का जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट होता है ऑस्ट्रेलिया को, तो आने वाले सालों में जो है 350 मिलियन से ये 800 मिलियन तक पहुंचने की संभावना रखता है, अगर इन एग्रीमेंट्स पर जो है हम अच्छे तरीके से काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला समझ में आया। अब यूएई वाला देखते हैं। देखो ये पॉइंट्स याद रखने होते हैं, है ना, कई बार प्रीलिम्स में आ जाते हैं। तो देखो यूएई का एग्रीमेंट हमने साइन किया, तो अब यूएई की मार्केट में जो इंडियन गुड्स है उनको प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस मिलेगा। ठीक है, और 97% जो टैरिफ लाइंस थी, ठीक है, उन पे जो है ये टैरिफ्स वगैरह को लेकर ड्यूटी कम कर दी जाएगी। देखिए तो जो टोटल वैल्यू है बायलैटरल ट्रेड्स की वो बढ़ेगी, कितनी, करीब 100 बिलियन बढ़ेगी। सर्विसेज की बात करें तो 15 बिलियन बढ़ेगी आने वाले 5 सालों में। ठीक है, साथ में यूएई को जो हम प्लास्टिक का एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें भी हमें 5 बिलियन का फायदा जो है देखने को मिलेगा। देखो इंपोर्ट ड्यूटी जो एप्लीकेबल होती थी यूएई में 260 प्लास्टिक के प्रोडक्ट पे, अब वो रिड्यूस होकर 5% से सिर्फ 2% रह जाएगी। जब इंपोर्ट ड्यूटी 0 हो जाएगी तो प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाएगा। जब प्रोडक्ट का वैल्यू कम हो जाएगा तो मार्केट में प्रोडक्ट की मांग बढ़ेगी, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे। राइट है, ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेंगे, तो उसके लिए हम जो है लेबर वगैरह को भी हायर करेंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगा। तो इस तरीके से ये जो ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं इकोनॉमी में हेल्प करते हैं। राइट है, यहाँ पे देखिए इंडिया यूएई के ट्रेड पैक्ट को लेकर एक जो है इन्फोग्राफिक सरकार की तरफ से शेयर किया गया था, आप देख सकते हो। समझ में आ गया। चलिए 4th टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज वी शेप रिकवरी। तो यहाँ पे देखिए एयर पैसेंजर ट्रैफिक टू रीच 93% ऑफ प्री पेंडेमिक लेवल इन फाइनेंशियल ईयर 2023। रिपोर्ट ने बताया कि भाई कोविड की वजह से जो हवाई यात्रा में एक डिप देखने को मिला था, वापस से वो बाउंस जो कर रहा है, और वो जो बाउंस कर रहा है एक वी शेप की रिकवरी देखने को मिल रही है। तो वी शेप मतलब क्या, वी शेप मतलब वी शेप वेरी इजी। देखो क्या होता है, जब आपकी इकोनॉमी अचानक से तेजी से क्रैश करती है और फिर वो अचानक से बाउंस बैक भी करती है, यानी कि शार्प ही तो आपका जो है बेसिकली एक रिसेशन आया, शार्प और स्ट्रॉन्ग आपकी रिकवरी हो गई, तो इस तरह की वी शेप एक बनती है, इसी को वी शेप रिकवरी कहते हैं। यहाँ पे देखो फाइनेंशियल ईयर 2023 का जो ग्रोथ था वो 7% था, है ना, और बेसिकली एविएशन सेक्टर की बात हम कर रहे हैं, तो एक वी शेप रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर भारत की जीडीपी के संदर्भ में बात करें, वो तो हमने की एविएशन सेक्टर के बारे में बात, तो भारत की जीडीपी के संदर्भ में देखिए 2014 से लेके जब तक ये कोविड नहीं आया था, हम लगातार एक बहुत अच्छी खासी ग्रोथ कर रहे थे, है ना, मतलब छोटे मोटे फ्लक्चुएशंस थे बट स्टिल वी आर ग्रोइंग। जैसे ही कोविड आता है, लॉकडाउन्स लगते हैं, सारी इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ बंद होती है, अर्थव्यवस्था एकदम धड़ाम नीचे जा गिरती है। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन फिर से खुलता है तो ये फिर से जो है सारी एक्टिविटीज़ वगैरह शुरू हो जाती हैं, और क्योंकि यहाँ पर बेस कम रहता है तो इस बेस के कंपैरिजन में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। तो एक वी शेप रिकवरी जैसा जो है इंडिया में देखने को मिला था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक रिसेशन और जो रिकवरी होती है वो बेसिकली एक वी शेप को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे क्या हुआ है, बेसिकली फास्ट और स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हुआ है इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पे देखो जो लोगों की इनकम होती है, जो जॉब होती है, वो परमानेंटली नहीं गई होती। परमानेंट जॉब और इनकम अगर चली जाती है तो रिकवर करना मुश्किल हो जाता है। टेम्पररी टाइम पर कहा जा सकता है कि फ्लक्चुएशंस आए होते हैं, तो जो है यहाँ पे इस तरह की शेप हमें देखने को मिलती है। नाउ देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ रिकवरीज, जैसे आप देखोगे यू शेप, वी तो समझ में आ ही गया है। तो देखो रिकवरी जो स्लो हो वी शेप के कंपैरिजन में, जैसे यहाँ पे आप गए और देन ये एकदम से ऐसे नहीं बढ़ी, ये धीरे 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 बढ़ रही है, तो यू शेप बन रहा है। एक स्वूश होती है, स्वूश में क्या होता है कि जो रिकवरी हो रही है वो वी से तो ज़्यादा टाइम लेती है बट यू के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी हो जा रही है।
फिर अगर हम देखेंगे तो एक आपको दिखाई देती है जेड टाइप की जिगजैग। ये कब होता है कि जब बेसिकली जीडीपी जो है प्री क्राइसिस, ये देखो ये क्राइसिस का एक लेवल था क्योंकि यहाँ पे जीडीपी नीचे गिरी, और प्री क्राइसिस लेवल यहाँ से भी ऊपर चली गई जीडीपी। जब जो स्पेंडिंग वगैरह लोग इतना ज़्यादा चीज़ों को कर देते हैं कि स्पेंडिंग इतनी बढ़ जाए कि जीडीपी जो है प्री क्राइसिस लेवल से भी ऊपर चली जाए, तो थोड़ा हमें जड़ शेप की रिकवरी देखने को मिलती है। देन दिखता है डब्ल्यू। देखो यहाँ पे क्या होता है कि रिकवरी एक्चुअली ऐसे चल रही थी, क्रैश करी, फिर आपने क्या किया, लॉकडाउन खोल दिया तो ऊपर गई, बट चीज़ें क्या है आपने प्री मैच्योर की थी तो ये फिर से गिरती है देन बढ़ती है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे लॉकडाउन लगा, रिस्ट्रिक्शंस लगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हुई, बहुत जल्दी आपने खोल दिया जबकि बाहर हालात अभी भी ख़राब थे, तो ये देखो बाउंड होते होते वापस से क्रैश करता है। तो रिस्ट्रिक्शन लिफ्टेड टू सून, जीडीपी सफर एज मोर केसेस पैरालाइज इकोनॉमी। एक होता है एल रिकवरी, वर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे इकोनॉमी कभी भी फुल्ली रिकवर कर ही नहीं पाती। जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को आप देखें तो वो रिकवर कर ही नहीं पा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक लेवल था देन इसके बाद क्रैश हुआ और ये उसी जो है पूरे के पूरे उस पर चल रही है। तो ये 13 काइंड थे। इस पिक्चर को थोड़ा सा प्लीज़ स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो, ध्यान रखना। हाँ, आई शेयर द पीडीएफ। मैं बात कर रही हूँ टीम से, अभी कुछ डिसीजन आया नहीं है, हम देख रहे हैं कि क्या कर सकते हैं, बाकी आप इनको प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अपना आज का लास्ट टॉपिक। तो क्या है, ये है हमारा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सा वर्जन है, 26 वर्जन है। तो यहाँ पे देखो रिलीज किसके द्वारा की जाती है, आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये बताया है कि चाहे इंडिया के बैंक हो या जो नॉन बैंक लैंडर्स हैं, एक्चुअली बेसिकली वो क्या कर रहे हैं, अगर कोई इकोनॉमिक स्ट्रेस आता है तो उसको विदस्टैंड कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ भी हालात जो हैं ठीक चल रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम झेल ले जाएंगे, सीधी सी ये बात है आरबीआई की देशी भाषा में। तो यहाँ पे देखो जो डोमेस्टिक फाइनल मार्केट्स हैं, है ना, वो स्टेबल है और फुल्ली फंक्शनल है, तो इसलिए बैंकिंग सिस्टम भी क्या है, साउंड है और वेल कैपिटलाइज्ड है, इनफ कैपिटल है बैंक के पास, और रेशियो जो है वो अबव मिनिमम रिक्वायरमेंट चल रहा है सितंबर 2023 तक, ठीक है। बात करें तो जो बेसिकली एक स्लिपेज दिखाई दिया था वो कम हो गया, जो राइट ऑफ्स हुए हैं वो इंक्रीज हुए हैं, लोन्स में इंप्रूवमेंट हुई है, ग्रोथ में इंप्रूवमेंट हुई है, ठीक है। 7 ईयर का लो जो है हमें अपने यहाँ पे ग्रोस एनपीए में देखने को मिला है, और अभी बात करें तो हमारा जो एनपीए वो पिछले 10 सालों में सबसे कम स्तर पर है, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या बैंकिंग सिस्टम की हालत अच्छी है। अगर हम बात करें बैंकों का जो नेट प्रॉफिट है उसमें 41% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, साथ ही 10% की ग्रोथ देखने को मिली है नेट इंटरेस्ट इनकम में। तो मोटे तौर पे बस इतना याद रखिएगा, इतना ज़्यादा डाटा नहीं प्रीलिम्स में पूछते हैं, बस इतना याद रखिएगा कि एनपीए पे हमने काफ़ी बेहतर काम कर लिया है, इसकी वजह से बैंकों के पास ग्रोस लोन देने के लिए कैपिटल है, और क्योंकि कैपिटल है तो वो लोन दे भी रहे हैं, तो लोन ग्रोथ, क्रेडिट ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो अल्टीमेटली बैंकिंग सिस्टम, या आप कह सकते हैं कि लेंडर सिस्टम जो होता है वो अच्छा काम कर रहा है ना, एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। यहाँ पे आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। स्टैब्लिश किया गया था इसको अप्रैल 1935 में, हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई पे है। ये एक मॉनेटरी अथॉरिटी है, इसका डेवलपमेंट रोल भी है, फॉरेन एक्सचेंज भारत का जो है उसका एक मैनेजर के रूप में भी काम करता है, जो करेंसी है उसको भी ये इश्यू करता है, राइट। इसके अलावा आप देखोगे फाइनेंशियल सिस्टम का ये रेगुलेटर है, सुपरवाइजर है, रेगुलेटर सुपरवाइजर ये पेटीएम पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम का भी है, और इसके अलावा इससे के रिलेटेड कुछ और फंक्शंस है। ये सारे काम जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किए जाते हैं, इनको प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ में से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। वो हेडक्वार्टर तो पूछते नहीं है कि किधर है करके, है ना, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आपका जो है बन सकता है। अब अगर आपने वीडियो को अच्छे तरीके से सुना है, समझा है, और मैं आपको समझा पाने में सक्षम रही हूँ, तो ये जो प्रीलिम्स के लिए आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, इनको प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, आसान है, हो जाएंगे, ठीक है। आंसर भी दिए गए हैं, बट डोंट चीट। यहाँ पे आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है आरबीआई के बारे में, और पहला क्वेश्चन आपका वी शेप रिकवरी के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो स्टे ट्यून विद अस एंड बी अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट बुक फैमिली। थैंक यू सो मच, और वीडियो को जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना कीजिए, बिल्कुल कोई रोक नहीं है, और लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आई है तो, और साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हम लोगों को पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, थैंक यू सो मच, जय हिंद।